4 साल का एक बच्चा जिसे उस छोटी सी उम्र में घर से दूर हॉस्टल भेजा गया ताकि वो अपने ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस में ना जुड़े, उससे दूर रहकर जीवन में कुछ नया, कुछ बड़ा कर दिखाए। लेकिन वो उसी ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस से अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी की शुरुआत करता है तो उसने बड़े जुनून के साथ कुछ ऐसा खड़ा किया जो आज बन चुका है इंडिया की एक लीडिंग फ्रोजन फूड कंपनी। पहले साल हमने करीब 50 करोड़ की सेल्स की और सिर्फ 7 सालों में 1000 करोड़ के माइलस्टोन को अचीव किया। मैं हूं हरेश करमचंदानी, फाउंडर एंड सीईओ हाइफन फूड्स। मेरे जीवन की शुरुआत गुजरात के एक छोटे से शहर महसाना में हुई। पार्टीशन के बाद दादाजी महसाना आकर बसे और वहां सब्जी मंडी में काम शुरू किया और कड़ी मेहनत के बाद एक थोक आड़ती, आलू के एक थोक आड़ती के रूप में अपने को स्थापित किया। अगली पीढ़ी में जब मेरे पिताजी बिजनेस में जुड़ने के लिए तैयार हुए तो दादाजी ने चाहा कि वो ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस में ना जुड़े, बल्कि उन्हें कपड़े का एक कारोबार खुलवा के दिया। कुछ सालों के बाद हुआ ये कि पिताजी ने दादाजी को ही ज्वाइन कर लिया और फिर साथ में मिलके उन्होंने ग्रो तो किया बिजनेस को, लेकिन हमेशा से ही ये महसूस करते रहे कि ये सेक्टर बड़ा ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। पिताजी और दादाजी अब दोनों ही ये चाहते थे कि अगली पीढ़ी इस व्यवसाय में होने वाले रोज की माथापच्ची से दूर रहें और उसके चलते उन दिनों महसाना में अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि हॉस्टल भेजकर वो मुझे इंडिपेंडेंट बना पाएंगे, मुझे एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और जीवन में कुछ बड़ा करने के मैं काबिल बनूंगा। मेरे बचपन की यही वो पहली याद है जब पिताजी मुझे हॉस्टल ड्रॉप करने गए। हॉस्टल में करीब मैंने 12 साल बिताए और मेरे वो 12 साल कुछ इस तरह थे जहां मैंने रोते रोते हंसना सीखा और हंसते हंसते रोना। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण मेरा दाखला अच्छे हाई स्कूल और कॉलेज में हुआ, लेकिन जीवन की विडंबना देखिए। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उन दिनों हमने अहमदाबाद में ब्रांच खोली जहां मेरे चाचा जी ने कमान संभाली और मैंने भी उन्हें बिजनेस में ज्वाइन कर लिया पढ़ाई के साथ साथ। और आगे चल के मैं उस बिजनेस में, उसी ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस में इमर्स हो गया। शुरुआती कुछ सालों में मैं बड़े एंथुजियाज्म के साथ बिजनेस कर रहा था। करीब 6-7 साल बीत चुके थे तब मुझे एहसास हुआ कि इस ट्रेडिंग बिजनेस के लिमिटेशंस हैं, ग्रोथ और स्केल के बड़े लिमिटेशंस हैं, हाईली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहां मैंने पाया कि हकीकत में ऐसा हो रहा था कि रोज जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा था, अगले दिन वही प्रॉब्लम फिर आके खड़ी हो रही थी। अब मैं ढूंढने लगा नए बिजनेस ऑप्शंस। 2010 में पोटैटो प्रोसेसिंग में मुझे फिर उम्मीद की किरण नजर आई। उन दिनों एक एमएनसी ने गुजरात के आलू से फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज बनाने वाला उद्योग लगाया। जब इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने जानना चाहा तो यह पाया कि वेस्टर्न कंट्रीज में वे मानते हैं कि फ्रोजन इज बेटर देन फ्रेश, जबकि हमारे यहां हमेशा से ही हम ये सुनते आ रहे हैं कि फ्रोजन फूड इज अनहेल्दी। वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रोजन फूड का भारी मात्रा में कंजम्पशन होता है, खास करके पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट्स का। गौर करने वाली बात यह भी थी मेरे लिए कि इस इंडस्ट्री के जो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स थे, उन सभी का बैकग्राउंड या तो वे पोटैटो ट्रेडिंग से या पोटैटो फार्मिंग से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में मैंने सोचा कि अगर 7 समुंदर पार एक कंपनी इंडिया में आकर ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकती है तो क्योंकि मैं उसी धरती से जुड़ा था, मैं क्यों ये काम नहीं कर सकता। इस तरह इस इंडस्ट्री की गहराइयां समझने में मैं जुट गया, परंतु इस क्षेत्र में आगे बढ़ना वो मेरे लिए बहुत साहसिक कदम था, एक बोल्ड स्टेप था। मैंने शुरू की बातचीत करना अपने करीबी रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से,
तो तरह तरह के सवाल मेरे सामने आए और ये सवाल लाजमी थे क्योंकि मेरे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का एक्सपीरियंस नहीं था और ये जो बिजनेस है, ये जो प्रोजेक्ट है, उसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क एलिमेंट होना, साथ ही साथ ऐसा कहा जाना कि एक जायंट एमएनसी से टक्कर कैसे ले पाओगे, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कहां बिकेगा, उसका कोई अनुभव ना होना। इन सारे सवालों का मैं जवाब तो दे पा रहा था, लेकिन बावजूद इसके कहीं से कोई एनकरेजमेंट नहीं मिल पा रहा था। मेरे पास कैलकुलेशन था, ये जो फाइनेंशियल रिस्क है वो मेरे लिए कैलकुलेटेड रिस्क था। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं उसको कंपटीशन की तरह नहीं बल्कि इंस्पिरेशन की तरह देख रहा था। तो मैं इस इंडस्ट्री की गहराइयां समझने में जुट गया और जितना मैं इस इंडस्ट्री की गहराइयों में उतरा, उतना ही मेरा विश्वास, मेरा निश्चय दृढ़ होता चला गया। अब बारी थी फैमिली को कन्विंस करने की। मैंने फैमिली को कन्विंस करने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन वे भी क्या करते, वो इस इंडस्ट्री से रिलेट नहीं कर पा रहे थे। मैं तरह तरह के उदाहरण देकर, जैसे कि मैं ये बात करता था कि यदि हम 20 से 50 ट्रकलोड्स आलू की प्रतिदिन सेल कर रहे हैं, उसी तरह भारत भर में रोजाना 10,000 आलू की ट्रक्स अगर बिक रही हैं, तो क्या हम ये उद्योग लगाकर एक ट्रकलोड नहीं बेच पाएंगे? ये जो एक ट्रकलोड था रोजाना, वही हमारे लिए एक ब्रेक इवन पॉइंट था। तो इस तरह से मैं कोशिश करता गया फैमिली को कन्विंस करने की। कॉन्फिडेंस के साथ मैंने फैमिली को कन्विंस किया और नेदरलैंड्स जाकर 3 में से एक मशीनरी सप्लायर के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया, वापस भारत लौटा और एडवांस पेमेंट भेजा। मशीनरी की डिलीवरी का हम वेट कर रहे थे और करीब 6 महीने बाद पता चला कि वो सप्लायर कंपनी बैंकरप्ट हो चली थी। इस बिजनेस में जो मैंने पहला कदम बढ़ाया था, वहीं पे मुझे इतना बड़ा सेटबैक मिला। मशीनरी का जो एडवांस करीब 3 करोड़ रुपए दिया था हमने, वही डूब गया था। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 2010 से 2015 तक मैं अपने फैमिली बिजनेस से हट चुका था और उन 5 सालों में मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा था। इस तरह के सेटबैक्स का भी आना था और लेकिन मेरे लिए कुछ ऐसा हो चला था कि जहां महसाना वाले बिजनेस में मेरे छोटे भाई ने संभाल लिया था, वहीं अहमदाबाद में मेरे चचेरे भाई ने काम संभाल लिया था। तो मेरे लिए कोई स्कोप नहीं था वापस जाने का और मैं लगा रहा कोशिशों में कि इस बिजनेस को कैसे मैं खड़ा कर सकूं। ऐसे में उन 5 सालों में मुझ पर जो बीत रही थी, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का वो जो मशहूर डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, उसी तरह मेरे केस में कह सकते हैं, एक सिंधी बिजनेसमैन होकर 5 साल बिजनेस से दूर रहने का दर्द तुम क्या जानो रमेश बाबू। इन 5 सालों में मैंने और भी कई तरह के चैलेंजेस और हर्डल्स को फेस किया, जिनमें से एक था प्रोजेक्ट के लिए बैंक फाइनेंसिंग करवाना। बड़ा मुश्किल हो रहा था बैंक्स को कन्विंस करना, क्योंकि इस तरह के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स नहीं थे, रादर फेलियर्स थे इंडिया में। किसी तरह मैं कन्विंस कर पाया बैंक्स को और फिर 2014 में, अक्टूबर 2014 में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण शुरू किया और दिसंबर 2015 में प्रोडक्शन शुरू करके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च किया। पहले साल हमने करीब 50 करोड़ की सेल्स की और सिर्फ 7 सालों में 1000 करोड़ के माइलस्टोन को अचीव किया। आज हम करीब 1500 करोड़ के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन इस ऊंचाई पर पहुंचना आसान नहीं था। इस दौरान कई सारे चैलेंजेस और हर्डल्स का हमें मुकाबला करना पड़ा। दिसंबर 2015 में जब हमने अपने प्रोडक्ट्स फूड सर्विस सेगमेंट में लॉन्च किए, यहीं पर हमसे हुई पहली बड़ी गलती। दरअसल दिसंबर महीने में आलू की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। मार्च में आलू हार्वेस्ट होता है और दिसंबर आते आते क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है और यहीं हमने जो प्रोडक्शन रन लिया, उसके चलते काफी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया था, अच्छे से अच्छी आधुनिक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया था, 2 से 3 महीने बाद जब नई फसल आई, उसमें से जो हमने प्रोडक्ट बनाया और फिर हमने जब रिलॉन्च किया, तो वहां से हमें मार्केट में एक्सेप्टेंस मिलने लगा। 2016 में करीब 8 से 9 महीने की एक लंबी प्रोसेस के बाद
बर्गर किंग के साथ हमें सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला और यहीं हमें क्यूएसआर सेगमेंट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के सेगमेंट में ब्रेक थ्रू मिला। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एक लोकल इंडियन कंपनी होने के बावजूद एक मल्टीनेशनल क्यूएसआर चेन के साथ हम जुड़े। 2017 आते, जब करीब 2 साल बीत चुके थे और हमने कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया था। दरअसल बात यह थी कि जब हमने प्लांट लगाने के लिए मशीनरी इंपोर्ट की थी, तो वो हमने ईपीसीजी स्कीम, जहां हमने ड्यूटी सेव की थी करीब 8 करोड़ रुपए, उसके सामने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लिया था करीब 48 करोड़ का। 6 साल में 6 गुना। 2 सालों में कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ। यहां ये जो ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करने के लिए हमने एक्सपोर्ट्स में मार्केट्स खोजने शुरू किए। यहां पर हमें सबसे पहली इंक्वायरी जो कन्वर्ट हुई हमारे पहले एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के रूप में, वो मिली थाईलैंड से। यहां पर भी हमें बड़े फेलियर का सामना करना पड़ा। एक्चुअली जो प्रोडक्ट हमने कस्टमर के कहने से बनाया था, फिर वही दौर था, फिर वही समय था, आलू का अंत सीजन था और क्वालिटी अच्छी नहीं थी। कस्टमर ने भी इसी तरह का प्रोडक्ट मांगा था लो प्राइस के चलते, और हमारा प्रोडक्ट अपनी ही ब्रांड में, हमारी अपनी हाइफन ब्रांड में एक नामचीन सुपरमार्केट चेन में लिस्ट हुआ था, लेकिन क्वालिटी सही ना होने के कारण यहां पर भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हमारा काफी सारा पैसा फंस गया और यहां पर हमने एक बहुत बड़ी सीख ली। इस क्षेत्र में फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में हमने ये निश्चय किया कि हमें उसी तरह के बायर के साथ काम करना चाहिए जिसने इस तरह के प्रोडक्ट्स में पहले डील किया हो या कम से कम फ्रोजन प्रोडक्ट्स में डील किया हो। दरअसल ये जो बायर था वो राइस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता था। अब हमने ठान लिया कि हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करेंगे। आप सभी जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमने तय कर लिया था कि हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को ही हम प्रमोट करेंगे, और जो भारत का एक माना जाता है कि अच्छी क्वालिटी हम सप्लाई नहीं कर पाते हैं, वहीं हमने अपने आप को एक क्वालिटी सप्लायर के रूप में एस्टैब्लिश किया। थाईलैंड के बाद दूसरे कई देशों में धीरे धीरे हम अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते गए, शोकेस करते गए फूड एग्जीबिशंस द्वारा, क्योंकि उस समय अवेयरनेस नहीं था कि इंडिया से फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज आ सकता है। ऐसे करते करते हमने कई सारे मार्केट्स ओपन किए। 2018 आते आते हमारे पास कई सारे देशों से ऑर्डर्स आ रहे थे और यहीं पर हमने फेस किया अपना पहला सप्लाई क्रंच। हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी कम थी, लेकिन ऑर्डर्स हम, कमिटमेंट्स हम ज्यादा ले चुके थे। यहां हमें एक बड़ी सीख मिली कि समय रहते ही हमें एक्सपेंशन का प्लान कर लेना चाहिए। हम एक्सपेंशन में लग गए और बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन था। उसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पार्टीशन लगाकर एक नई मशीनरी लाइन, एक नई प्रोसेसिंग लाइन खड़ी की हमने, क्योंकि हमें कमिटमेंट्स भी पूरे करने थे और जो एक्सेस डिमांड हमारे पास आ रही थी उसको भी जल्द से जल्द पूरा करना था। करीब अक्टूबर 2019 में हमारी नई प्रोसेसिंग लाइन शुरू हुई। 2-3 महीने बाद सब कुछ ठीक जा रहा था और फिर कोविड ने दस्तक दी। 2020 में दुनिया भर में कोविड के चलते काफी सारे चैलेंजेस आए। इस क्षेत्र में जो सप्लाई होता है प्रोडक्ट, मेजर उसकी जो सेल है रेस्टोरेंट्स में, क्यूएसआर्स में होती है, वो सारे बंद हो गए। 2020 जो पहला साल कोविड का था, वो जैसे तैसे करके हमने पार किया और साल के अंत में नई उम्मीद के साथ पोटैटो प्लांटिंग जब हमारा अक्टूबर में हुआ, तो हमने फिर एक अच्छी मात्रा में प्लानिंग की, क्योंकि मेरी तरह पूरा देश ये मान चुका था कि इंडिया ने कोविड को हरा दिया है। लेकिन हमें नहीं पता था, किसी को यह नहीं पता था कि कोविड का एक सेकंड वेव भी आएगा। मार्च अप्रैल 2021 में जब सेकंड वेव आया, तो और बहुत सारी मुश्किलें लेकर आया हमारे लिए। 2021 जो है वो ऐसा साल था जहां बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ इंडिया में लॉकडाउन था, बल्कि जिन कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वहां पर भी बहुत सारे कोविड के केसेस थे, लॉकडाउन चल रहा था। इसके बाद जब मार्केट खुलने लगा अक्टूबर नवंबर 2021 के बाद, उसके बाद हमने एक्सपोर्ट्स में खास करके पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम एक से बढ़कर एक, जब हम फूड एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने लगे, नए नए कस्टमर्स, नए नए कंट्रीज ऐड करते गए और इस तरह कुछ हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां आज हमारे प्रोडक्ट्स 40 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं।
हमारी ये जर्नी इस तरह के कई सारे चैलेंजेस से भरी थी, लेकिन हमने हमेशा ही इसे एक लर्निंग कर्व के रूप में देखा। मैंने खुद भी हमेशा एक लर्निंग अप्रोच अपनाया है और मैं अपनी टीम को भी हमेशा से ही ये कहता आया हूं कि वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हमारी इस फिनोमिनल जर्नी की एक खास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। 1990 से 2012 तक इंडिया में फ्रेंच फ्राइज इंपोर्ट हो रही थी। हमने जब 2015 में शुरू किया तो हाइफन ने ही एक्सपोर्ट के मार्केट खोले और ये जो बेनिफिट है सिर्फ हाइफन के लिए नहीं पर पूरे देश के लिए एक्सपोर्ट की जो अपॉर्चुनिटी खुली है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। इंपोर्टर से एक्सपोर्टर होना, ये जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उसमें बहुत सारे और लोगों का योगदान जरूर से है। जैसे कि हमारे फार्मर्स, पहले साल में करीब 200 किसान हमारे साथ जुड़े थे और अब 7,500 आलू किसान हमारे बिजनेस के साथ जुड़े हैं। हमारी जो टीम थी शुरुआत में करीब 10 लोग थे और पहला साल जब हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया 100 मेंबर की टीम थी जो आज 1000 प्लस हो चुकी है। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा हाइफन के को फाउंडर कमलेश के बारे में, जो मेरा छोटा भाई है। उसने भी अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस से ही शुरू की थी और कुछ सालों के बाद उसे भी इसी तरह एहसास हुआ कि ट्रेडिंग के एक लिमिटेशंस हैं और फिर उसने 2015 में हाइफन ज्वाइन किया और जो एक्सपोर्ट्स में आज हाइफन ने एक क्वालिटी सप्लायर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, इंडिया को एक मुकाम हासिल करवाया है, उसमें कमलेश का बहुत बड़ा योगदान है। जो स्टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उभरते हुए सारे एंटरप्रेन्योर्स को यह बताना चाहूंगा कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र एक सनराइज सेक्टर है इंडिया के लिए और यहां पर खास करके मैं बात करूंगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग की। कई सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में इंडिया या तो नंबर 1 या नंबर 2 पर है। भारी मात्रा में यहां प्रोडक्शन होता है। इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अगर हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे और ना सिर्फ इंडिया के लिए कन्वीनियंस फूड ऑप्शंस बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी हम इन प्रोडक्ट्स के जरिए एक बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। यहां मैं जैसे प्रेरित होता रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री जी से, जो कि कहते हैं कि इंडिया जो है कैन बिकम द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरा भी यह दृढ़ विश्वास है कि यह हकीकत में जरूर हो सकता है।